हाँ जी भाई, तो अभी डिस्कस करेंगे टेस्ट 5 अकाउंट्स का एएस 4, 5 एंड 7। पहला सवाल आपको डला जी कॉन्ट्रैक्ट में से, एएस 7 में से मतलब यहाँ लिखा है जी पी आर जे एंड सन आर हैवी इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर स्पेशलाइज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल pertaining to the year ended। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ बेटा, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ, वर्क पेंडिंग सर्टिफिकेशन दिया हुआ, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट मतलब कि कितना और खर्चा लग जाएगा कंप्लीशन में ये भी दिया हुआ है। फिर स्टेज वाइज कितना पैसा आ गया है, कितने पैसे आपके अटके हुए हैं ये भी दिया हुआ। आपको कहा गया है कि अप्लाइंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्यूट प्रॉफिट लॉस कितना होगा, कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी की वैल्यू और काफ़ी डिस्क्लोजर जो होते हैं सारे पूछ लिए। तो सबसे पहले तो भाई आपको कॉस्ट टिल डेट निकालनी आनी चाहिए। वर्क सर्टिफाइड पे भी पैसा लगा होगा, अनसर्टिफाइड पे भी लगा होगा, दोनों जोड़ दो। ये कॉस्ट टिल डेट है 1500, और आप कह रहे हो 1750 लगेंगे, ये ऐड कर दोगे तो आपकी ईटीसी आ जाएगी। ईटीसी मतलब सर एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। इसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कंपेयर कर लो तो जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस में होना होता है कि यहाँ लॉस ही होने होते हैं। 850 का यहाँ लॉस दिखाई दे रहा है। तो पहले तो उन्होंने आपसे पूछा कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये आपने निकाल दिया। अब डब्ल्यूआईपी में भाई आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल डेट है वो डब्ल्यूआईपी बन जाएगी। अब आगे उन्होंने पूछा डिटरमिन द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज। सर इसके लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन चाहिए होगी। स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है कॉस्ट टिल डेट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये इतनी आई। टोटल रेवेन्यू का 46.15 आप बुक कर लो, ये रेवेन्यू आ गया। अब एक फॉर्मूला होता है कि भाई अमाउंट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम कस्टमर कितना है। सर वो कैसे करते थे? सर वो ऐसे करते थे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो और पैसे मांगने हैं, माइनस लॉसेस, फिर उसे कंपेयर करते थे कि भाई आज तक कितनी की बिलिंग हुई। अब देखें जी ध्यान से, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल डेट है वो 1500 है। 1500 में आपने जी प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस हुआ हुआ, माइनस कर लिया। तो कहने का मतलब ये होता है कि आपको इतनी बिलिंग कर देनी चाहिए थी। तो 1500 आपके लगे पर आपने लॉस किया है तो इतना होना चाहिए था 650। पर इसमें आपने जो दिखाया है, भाई आप कह रहे हो 1100 आ चुका है, 300 आना है, तो इसका मतलब आप तो 1400 की बिलिंग कर चुके हो इसके बदले। तो ये ड्यू टू कस्टमर बनेगा, ये लाइबिलिटी बनेगा। गैप पॉजिटिव आता तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर था। तो एक ही क्वेश्चन के जरिए हमने काफी चीजें आपसे पूछ ली थी। इस तरह ही बेटा अगला क्वेश्चन भी ना, कॉन्ट्रैक्ट में एक कहानी है कि सेगमेंटिंग और कंबाइनिंग, कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट को मल्टी कॉन्ट्रैक्ट मानना और कब मल्टी कॉन्ट्रैक्ट्स को एक ही मानना होता है। सेगमेंटिंग मतलब अलग अलग करना, कंबाइनिंग मतलब अलग अलग को जोड़ना। उस पर बड़ा शानदार सवाल है। GTI Limited negotiate with the Bharat Oil Corporation for the construction of retail petrol and diesel outlet station. Based on the proposal submitted to different regional office of BOCL, final approval for one outlet in each region XYZ is awarded to GTI Limited. Single contract is enter, कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, बट एग्रीमेंट ले डाउन द वैल्यू ऑफ 3 आउटलेट्स जो आपने बनाने हैं, रीजनल आउटलेट्स जो बनाने हैं। एग्रीमेंट ऑल्सो ले डाउन द कंप्लीशन टाइम फॉर ईच रीजन। कहता बताओ इसे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माने या सेपरेट 3 कॉन्ट्रैक्ट माने। आओ सर AS7 में चलें। एज पर AS7, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कवर नंबर ऑफ एसेट कंस्ट्रक्शन शुड बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट व्हेन separate proposal has been submitted, each proposal is subject to separate negotiation, और कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं पार्ट को। रेवेन्यू और कॉस्ट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, ये होते हैं जी अगर सेपरेट ट्रीट करना है उसके लिए क्राइटेरिया। इन द गिवन केस ईच आउटलेट इज सबमिटेड एज ए सेपरेट प्रपोजल विच कैन बी सेपरेटली नेगोशिएटेड। कॉस्ट रेवेन्यू भी अलग से पता है, इसलिए हर एक एसेट को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, hence each asset will be treated as a single contract even if there is a one single agreement. Therefore, 3 separate contract must be recorded and maintained. 3 separate contract अकाउंट बनेंगे बेटा, और ईच कॉन्ट्रैक्ट आपको रेवेन्यू प्रिंसिपल ये सब अलग लगाने पड़ेंगे। ये थ्योरी है भाई, जिसने पढ़ी हो उसको पता था ये सेपरेट ही है। अगला सवाल सर, अगला सवाल कहता है जी TQ लिमिटेड इज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइसिकल, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अप्रैल 2022 में कहता है जी गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस पेबल टू वर्कर रेट्रो इफेक्ट से बढ़ा दिए। ड्यू टू दिस लेजिस्लेटिव चेंजेस एडिशनल वेजेस कहते हैं जी आपको ये देनी पड़नी है 30 लाख रुपए की।
क्योंकि आप देखें अप्रैल में आपको खबर मिली है कि जनवरी से वेजेस बढ़ रही हैं। फाइनेंस मैनेजर मैनेजमेंट आज फाइनेंस मैनेजर 30 लाख की प्रायर पीरियड मान ले। भाई प्रायर पीरियड तो तब होता है जब पिछले पीरियड में कोई गलती कर रखी हो। फाइनेंस मैनेजर इज ऑफ द व्यू अमाउंट बीइंग एबनॉर्मल, वो कहते हैं जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान लेते हैं। नहीं सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल तो कह सकते हो, प्रायर पीरियड तो कहना मुश्किल होगा। देखो जी, प्रायर पीरियड आइटम की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, इनकम और एक्सपेंस जो करंट पीरियड में आते हैं क्योंकि आपने पिछले पीरियड में गलतियां की होती हैं। टर्म डज नॉट इंक्लूड, मतलब इन गलतियों में एडजस्टमेंट नेसेसिटेटेड बाय सर्कमस्टांसेस आर डिटरमिन इन करंट पीरियड, ये चीजें नहीं आती। ठीक है जी, जो रिविजन्स वगैरह हो रही हैं। कहता है इट इज गिवन की जो रिवीजन हुई है अप्रैल 22 में हुई है, रेट्रो इफेक्ट से हुई है। वेजेस पेबल फ्रॉम दिस टू दिस पीरियड कैन नॉट बी एरर ओमिशन। तब तो कानून जो कहता था हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। फुल अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल टू वर्कर विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, पी एंड एल में ही जाएगा नॉर्मल एक्सपेंस की तरह। इट मे बी मेंशन्ड एडिशनल वेजेस एज एक्सपेंस अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्स, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मैनेजर साहब कह रहे थे ऊपर ही मना कर दिया कि नहीं है। अब बच्चे जो आपने ये ऐसे अच्छे से किया तो आपको पता होगा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल की कैटेगरी होती है, उसमें वो डिस्क्लोजर कर देते हैं। उसके लिए हिट पैरा हमारा, व्हेन आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंस विद इन पी एंड एल फ्रॉम ऑर्डिनरी आर ऑफ सच साइज और नेचर कि उनका डिस्क्लोजर रेलेवेंट है ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं, तो उनका डिस्क्लोजर दिया जाता है भाई, पर उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब भी नहीं कहा जाता। फिर AS4 की तरफ चलते हैं जी। स्टेट विद द रीजन हाउ द इवेंट वुड बी डेल्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ हरी लिमिटेड। अब यहाँ जी इन्होंने प्रोविजन बनाई है 4% की टोटल डेटर पे। इन द सेकेंड वीक ऑफ द मार्च डेटर ऑफ 2.5 लाख सफर्ड हैवी लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस वाज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मार्च 22 में जाके जी डेटर बैंकरप्ट हो गया। सर कंटीजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ऑन कर लें, ये है बैलेंस शीट डेट, ये है अप्रूवल डेट। 31 मार्च को बैलेंस शीट बन रही है, 25 जुलाई को है आपकी AGM। इस बीच में जो घटनाएं होंगी उन्हें कहेंगे इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो क्या उन घटनाओं का इफेक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड करना है? सर इट डिपेंड्स, अगर वो एडजस्टिंग इवेंट है तो करना है। टाइप 1 एडजस्टिंग इवेंट क्या होती है? जिसके बारे में नॉलेज यहीं पे होती है और आगे जाके कंफर्म हो जाती है। देखो डेटर के यहाँ अर्थक्वेक आ गया था, काफी नुकसान हो गया था मार्च में ही, और आपको पता था कि भाई अर्थक्वेक आया हुआ है और उधर इंश्योरेंस भी नहीं है। मई 22 में जाके वो बैंकरप्ट हो गया, इस डेट से पहले फुल लॉस प्रोवाइड करना बनता है। इट्स अ एडजस्टमेंट, इट्स एन इवेंट रिलेटिंग टू बैलेंस शीट डेट। बेस बिल्कुल है, एडजस्टिंग इवेंट बिल्कुल है, क्योंकि अर्थक्वेक पहले से आ रखा है। तो आप ये पढ़ सकते हैं सारा का सारा। तो ये देखें जी, ये मैं की लाइनें अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता थी। अब वो मई में बैंकरप्ट होता है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उन कंडीशन की जो बैलेंस शीट डेट पे पहले ही थे, इसलिए फुल प्रोविजन करनी होगी। चेक्स हैं जिनकी डेट ये है, कलेक्ट हुए मंथ ऑफ अप्रैल में, चेक आर प्रेजेंटेड टू बैंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड आल्सो रिलाइज इन द सेम मंथ इन द नॉर्मल कोर्स आफ्टर द डिपॉजिट। नहीं बेटा, ये चेक एडजस्टिंग इवेंट नहीं होते। ये आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि जी 31 मार्च की डेट डली है, पर आपके पास तो बाद में आया ना। कलेक्शन ऑफ चेक आफ्टर बैलेंस शीट डेट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट, चाहे डेट उसकी 31 मार्च की होगी। Recognition of checks in hand is therefore not consistent with AS4. Moreover, the collection of check after balance sheet date does not represent any material change, कि पहले वो पैसा डेटर में था, अब वो आ गया। ऐसी बातें डायरेक्टर रिपोर्ट में भी नहीं लिखी जा सकती। ऐसी भाई इसमें कुछ और क्वेश्चन जी इस एएस में से उठाए गए हैं, क्योंकि ये थोड़े जो हल्के एएस होते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं जी, इनमें क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा नहीं आए होते, सेम तरह के ही होते हैं, वही हमारे पास हैं। तो जी फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें जी आपकी बैलेंस शीट यहाँ एंड हो रही है, यहाँ अप्रूवल है। यहाँ आपने नेगोशिएशन करनी शुरू की है अनदर कंपनी के साथ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस की 21 जनवरी को। तो आपने 40 लाख रुपए 22 अप्रैल को लगा दिया अप्रूवल डेट से पहले, और बैलेंस शीट डेट से पहले नेगोशिएशन चल रही थी। देखिए भाई इसके बारे में आपकी नॉलेज क्या कहती है। देखो जी, यहाँ उन्होंने लिखा है कि शुरू से ही पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा। Disclosure should be made in the report of approving authority of those events occurring after the balance sheet date that represent the material changes and commitments affecting the financial position. हमको बिजनेस खरीदने की सोच रहे हैं, अभी ऐसा नहीं है कि हमने पोजेशन ले लिया, उसकी रजिस्ट्री बाद में हो जाती है, फिर तो एडजस्टिंग हो जाएगा। अभी तो बातचीत चल रही है, सारा फाइनलाइज बाद में ही हुआ। तो ये कह रहे हैं भाई डिस्क्लोजर दे दो, एडजस्टमेंट तो नहीं हो सकती।
कहते जी आप इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 लाख रुपए एक्विजिशन ऑफ अदर कंपनी शुड बी डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ बीओडी, ताकि थोड़ा वो जान पाए कि आगे जाके भाई ये सही डिसीजन होगा या नहीं होगा, या कंपनी इतना पैसा कहाँ से ला पाएगी। तो सिर्फ डिस्क्लोजर। फिर उसके बाद जी अगले वाला लॉस वाला सेम है, ये ऊपर कवर्ड ही था। थर्ड केस, ड्यूरिंग की बाई हरी वॉज sued बाय कॉम्पिटिटर 13 लाख रुपए फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। Based on the advice of the legal counsel, Hari provided a sum of 8 lakh in the financial statement ended on this date. 26 मई को कोर्ट डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ पार्टी एलिजिंग द इन्फ्रिंजमेंट, ते हरी को 12 लाख देने पड़ने। सर बिल्कुल एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि आपके यहाँ भी हालात ख़राब थे, वकील साहब के कहने पे आपने कुछ प्रोवाइड कर रखा, और भाई आपकी बैलेंस शीट अप्रूव होने से पहले पहले कोर्ट का फैसला आ गया, तो प्रोविजन नीड टू बी अपडेटेड। थर्ड पॉइंट में आप चेक कर सकते हैं, शुड एडजस्ट द प्रोविजन 4 लाख अपवर्ड। और सुनते हैं भाई, अगली चीज में लिख के आता है, कैशियर ऑफ हरी लिमिटेड embezzled a कैश 3 लाख ड्यूरिंग मार्च 22, केम टू नो टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट ड्यूरिंग अगस्त 22। अब ये थोड़ा ज्यादा आगे हो गया, जुलाई से भी आगे चला गया, तो इसे इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो नहीं कह सकते। पढ़ के देखते हैं। embezzlement of cash came to the notice of company only after the approval of financial statement of BOD, then the treatment will be done as per the AS5। कहता अब आपको AS5 में जाना पड़ेगा, और यहाँ कोई एडजस्टमेंट तो इस साल हो नहीं पाएगी। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, शुड बी डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ये लॉस दिखाना पड़ेगा, ताकि विद क्या करंट ईयर प्रॉफिट पे असर हुआ वो परसीव किया जा सके। फिर जी वही कलेक्शन ऑफ चेक्स वाला है, तो ये सेम ही है, ये आपका अगर वो सही हुआ तो ये भी सही हुआ होगा। इसके अलावा अब AS5 के जो और पुट्ठे सीधे सवाल बचे थे वो भी यहाँ पूछ लिए गए हैं। अकाउंटेंट ऑफ मोबाइल लिमिटेड हैज sought योर ओपिनियन विद रेलेवेंट प्रोविजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन treated as change in accounting policy or not for the year. You are required to advise following the situation in accordance with the AS5। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में बात हो रही है। कहते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 31 मार्च 2016 तक हम 2% करते थे, इस साल से हमने 3% कर दिया। सर ये तो रेट ही चेंज हुआ। इन द गिवन केस प्रोविजन 2% बनती थी, सब्सिक्वेंटली अब हमने एस्टिमेट रिवाइज करके 3% कर दिया। ये चेंज इन रेट ऑफ प्रोविजन इज चेंज इन एस्टिमेशन, नॉट द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है जी, ओके बात। During the year ended, management has introduced a formal gratuity scheme in place of an ad hoc ex gratia payment to employee। किया हुआ है तो आप जानते हैं, अगर बाई चांस पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं तो सारा समझ लें। इन्होंने फॉर्मल ग्रेचुटी स्कीम लॉन्च की है। पहले इनके यहाँ अडॉक एक्स ग्रेशिया स्कीम थी। अडॉक का मतलब होता है एक लमसम, एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है वॉलेंट्री। मतलब इनके यहाँ ग्रेचुटी का कोई सिस्टम ही नहीं था भाई। जैसे कोई रिटायर हुआ 15 साल काम करके, उसे इन्होंने खुश होकर 5 लाख रुपए ग्रेचुटी दे दी। दूसरा कोई बंदा 17 साल के बाद रिटायर हो रहा है, उसे कह रहे हैं भाई शुक्र है तू रिटायर हो गया, हम तो बहुत दुखी थे तेरे से। कुछ भी नहीं दिया। अब उसकी बजाय आप फॉर्मल ग्रेचुटी स्कीम ला रहे हो। सर पहले तो आपकी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी ग्रेचुटी पे दिख ही नहीं रही है। अगर होगी तो बदलाव होगा ना। पढ़ो जरा क्या कहता है, अडॉप्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम द प्रीवियसली अकरिंग इवेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कहता है जो सब्सटेंशियली डिफरेंट है, मतलब जिस तरह की चीजें पहले होती नहीं थी उसकी जगह बिल्कुल नई चीज लाए हो, तो वो तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर in place of an ad hoc scheme to an employee on retirement is a transaction which is substantially different from previous, तो इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कह सकते। फिर भाई टिल प्रीवियस ईयर फर्नीचर वर डेप्रिशिएटेड 5 ईयर, करंट ईयर यूजफुल लाइफ एस्टीमेट चेंज है जी, एस्टीमेट चेंज है, चेंज इन पॉलिसी नहीं है। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे दोज एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड आफ्टर 5 ईयर्स, पेंशन देंगे, सच एम्प्लॉय विल बी गेटिंग सेम आंसर जी ऊपर ग्रेचुटी वाला। फिर ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने चेंज इन कॉस्ट फार्मूला किया है। कॉस्ट फार्मूला बदलना तो नेचुरल है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ठीक है भाई, बाकी जो भी डाउट्स हो डायरेक्ट कॉल करें, पूछें। डन।